हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली जो लोग आईवीएफ करवाने का सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक आईवीएफ करवाया नहीं है, स्पेशली उनके लिए है जो आईवीएफ करवाना चाह रहे हैं लेकिन अभी जो है थोड़ा डिले कर रहे हैं, क्योंकि आईवीएफ हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, जो कि गलत भी नहीं है। क्योंकि पहले हमें यही देखना चाहिए कि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो बॉडी में और वो दवाई से या रेगुलर चेकअप से अगर वो ठीक हो जाए तो वही बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि आईवीएफ कोई भी किसी का भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, ठीक है, और आपको सब डॉक्टर्स ने यही बोले कि अब हो सकता है आईवीएफ ही हो, क्योंकि आईवीएफ भी अब बहुत कॉमन हो गया है, तो हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरे केस में भी था कि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी आईवीएफ के लिए, पहले मैं आईवीएफ के लिए नहीं गई थी, मैं जनरली गई थी काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल से मेरा भी ट्रीटमेंट चला था, ठीक है, लेकिन उसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो मैं आईवीएफ के लिए नहीं, आईयूआई के लिए गई थी। वैसे तो फर्दर कंसल्टेशन के लिए मैं गई थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मेरी ये सारी चीज़ें हो चुकी है तो फर्दर उन्होंने कहा कि हम फिर से यही सब नहीं करना चाहेंगे, हम आईयूआई करते हैं, क्योंकि आईयूआई में कुछ खास कुछ स्पेशल होता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आईयूआई ही देखते हैं। लेकिन जब उन्होंने आईयूआई के लिए जो मेरा फॉलिकल जब स्टडी हुआ था तो डॉक्टर ने देखा था कि मुझे एंडोमेट्रियोटिस सिस्ट है, जिसके बारे में मुझे पहले भी पता था, मैंने बताया भी था। और जो सिस्ट था वो भले उसका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी वजह से जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, वो अपनी जगह में नहीं थी, वो थोड़ा सा लिफ्टेड थी। तो इसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि ये रीज़न हो सकता है कि आप अभी तक कंसीव नहीं कर पाई, क्योंकि सिस्ट की वजह से जो है आपके जैसे एग रिलीज जब होता होगा तो वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जा ही नहीं पाता होगा। तो इन दैट केस फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आप कंसीव ही नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर ऑब्वियसली कोई एम्ब्रियो यूट्रस में आता ही नहीं है, तो फिर इसलिए आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुझे फिर जो मेरे पास ऑप्शन बचा था, या तो मैं लेप्रोस्कोपी करवाती, लेकिन लेप्रोस्कोपी में जो होता है कि एक क्वालिटी जो है वो ख़राब होने का डर रहता है, ठीक है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी करवाते हैं कि पहले जो अपने एग्स जो है वो प्रिजर्व करवा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद या एमटीओ प्रिजर्व करवा लेते हैं और उसके बाद लेप्रोस्कोपी करवाते हैं अगर उनका एंडोमेट्रियोटिस का साइज़ बड़ा है, ताकि वो प्रेगनेंसी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। लेकिन मेरा साइज़ इतना नहीं था, इसलिए मेरा लेप्रोस्कोपी, अगर आईवीएफ करवाना है तो मुझे लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आपका सिस्ट का साइज़ इतना नहीं है कि अगर आप कंसीव कर लेते हो आईवीएफ के थ्रू तो वो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं करेगा। मेरा जो मेजर रीज़न था आईवीएफ करवाने का वो ये था कि जब मेरा आईयूआई हुआ था तो मेरा एएमएच लेवल, मतलब जो एग क्वांटिटी का जो टेस्ट होता है कि कितने एग्स हैं, ठीक है, वो एग्स जो थे मेरे तब 1.3 थे, और जब तक मैंने आईवीएफ करवाया था वो 1 थी। तो ये बॉर्डर पे थे, ठीक है, मतलब बस मतलब किसी तरह अपने एग से मैं कंसीव कर पाई हूँ, ठीक है। और अगर कुछ महीने कुछ या 1 साल भी मैं और रुकती, 1 साल भी नहीं, आई थिंक मैं कुछ महीने भी अगर मैं और डिले करती तो शायद हो पॉसिबल था कि पता नहीं मैं खुद के एग से कंसीव कर पाती थी या नहीं। वैसे तो बहुत लो एग्स में भी देखा गया है कि आईवीएफ सक्सेस हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका एएमएच 1 से कितना कम है और तो उनका कंसीव होगा ही नहीं। नहीं, उनका भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, चांस उतने नहीं है जितना ज़्यादा एएमएच वालों का होता है। ऐसे तो टॉपिक ये है कि 35 से पहले हमें आईवीएफ करवा लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई वीडियो देख रहा है वो 38 का है ऑलरेडी और वो सोचा रही मैं तो 35 से अबव हूँ तो इसका मतलब मेरा आईवीएफ सक्सेस नहीं होगा। नहीं, 40 ईयर्स तक भी, बल्कि उसके बाद भी आईवीएफ सक्सेस देखा है। कई लोगों का डोनर एग से हुआ है, किसी किसी का अपने एग से भी हुआ है, जो कि कम चांसेस होते हैं बट होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते अपने एग से, ठीक है, हो सकते हैं। हाँ, लेकिन देखा गया है कि 40s के अराउंड जो है डोनर एग से ज़्यादातर लोग कंसीव करते हैं। तो अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो जल्द से जल्द आईवीएफ करवाइए। हो सकता है आपका एएमएच काउंट ज़्यादा कम ना हो और आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन अगर आप 35 के होने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि आईवीएफ फर्दर डिले करें तो मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आईवीएफ की भी लिमिटेशंस होती है। कई लोग आईवीएफ को लास्ट ऑप्शन इसलिए मानते हैं कि वो सोचते हैं कि आईवीएफ में तो सक्सेस हो ही जाता है, लेकिन रोज़ मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, वो यंग होके भी, अच्छे एमब्रियो होके भी कई बार लोगों को कंसीव नहीं हुआ है। तो कई सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बना रही हूँ कि 35 से पहले आईवीएफ क्यों करवा लेना चाहिए। कि पहले तो आपको पता ही है लिमिटेड एग्स होते हैं। फर्स्ट रीज़न तो यही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो एग होते हैं एग की क्वांटिटी कम होती जाती है। जो अंदर लिमिटेड एग्स होते हैं जो 30 के ऊपर आते हैं, 90% कहते हैं कि वो लूज़ कर चुकी होती है, इसलिए 35 से पहले पहले अगर वो आईवीएफ करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देन क्वालिटी ऑफ एग, जैसे जैसे एग क्वांटिटी कम होती जाती है उसकी क्वालिटी में भी इफेक्ट पड़ता जाता है, ठीक है। फिर मतलब अच्छी क्वालिटी के जो एग्स होते हैं वो कम बचे होते हैं, या इसकी वजह से फिर ये भी हो सकता है कि उनके मतलब जब उनको ये इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं,
ठीक है, स्टिमुलेशन के, जिससे कि वो ज़्यादा एग प्रोड्यूस करें। हो सकता है कि तब 4-5 या 4 भी उनके आ जाए, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो एग फिर उसकी वजह से वो IVF प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी, वो इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, या इम्प्लांटेशन होने के बाद मिसकैरी कर सकते हैं। इस वजह से भी 35 से पहले IVF ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। अर्ली मेनोपॉज, कई वुमेन को आजकल हम देख रहे हैं कि मेनोपॉज बहुत जल्दी आ रहा है। पहले लोगों को 50 ईयर्स में 45 के अबव या ऐसे करके मेनोपॉज आता था, लेकिन अब लेट 30s में भी लोगों को मेनोपॉज आने लगा। मेनोपॉज के साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है, तो उस तरह से बॉडी नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए, तो इसलिए भी IVF फेलियर या अर्ली मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है कि एज फैक्टर। एज फैक्टर सिर्फ एग्स की बात नहीं हो रही, एज फैक्टर का मतलब ये भी है कि IVF में काफ़ी सारी मेडिसिन और इंजेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी का एंडोमेट्रियल लाइनिंग या बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। इवन जब IVF करवाते हैं तो हमारे जो काफ़ी वाइटल्स वगैरह चेक किए जाते हैं, हमारे काफ़ी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी एक्सरे तक होता है, ECG तक किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि IVF जो है, ठीक है, जो हैवी मेडिसिन हैं, जो हैवी इंजेक्शंस हैं, उसको बॉडी जो है एक्सेप्ट कर सकती है, बॉडी इतनी हेल्दी है, और प्लस अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उस प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर सके। इस वजह से भी एज मैटर करता है, सिर्फ एक्स की वजह से नहीं। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें भी एक तरह से एक एज फैक्टर आ जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, और उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन होता है हाई ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी क्वाइट पॉसिबल है और लोगों को होता है, ठीक है, वो हाई रिस्क में आ जाते हैं इसकी वजह से। और कहते हैं कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी जो वुमेन जो है वो हाई रिस्क में वैसे भी आ जाती है, सबको नहीं, बट फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद काफ़ी लेडीज़ को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखी गई। तो इसके वजह से भी आपकी बॉडी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी यंगर होगी, उतने चांसेस होते हैं कि आपको ये इशू कम हो। देन नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल बर्थ, ठीक है, चांस ऑफ कंसीविंग एक सिंगल बेबी भी, ठीक है, इसके लिए एक से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं वुमेन के यूट्रस में। अब कई बार तो 2 या 3 ट्रांसफ़र करने के बाद भी सिंगल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन कई बार ट्विंस हो जाते हैं, कई बार ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर डॉक्टर भी कहती है कि अगर आपके ट्विंस आपके ट्रिपलेट्स हो गए और उनको लगता है कि नहीं वुमेन की एज ज़्यादा है, या हो सकता है कि उनका जो वूम है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कैरी कर पाए, तो डॉक्टर यही उनको सजेशन देती है कि आप उसमें 1 या 2 जो है उसको हटा दें, ठीक है। तो लेकिन जो होता है कि जो इतने सालों से कंसीव नहीं कर पाया हो, ठीक है, उसको यही लगता है कि नहीं अब जब कंसीव हुआ है तो ऐसे कैसे 1 को कम कर दे या 2 को कम कर दे, तो इसलिए वो उस प्रेगनेंसी के साथ कैरी करते हैं। अब मल्टीपल बर्थ, ठीक है, जो कि यंग लोगों के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, हाई रिस्क अपने आप में हो जाती है, सबकी नहीं तो ज़्यादातर होगी, ठीक है, स्पेशली लेटर मंथ्स में, ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, ज़्यादा ध्यान रखने पड़ते हैं। तो अगर एज ज़्यादा है, ठीक है, ऐसी एज जो सिंगल प्रेगनेंसी को भी कैरी करने के लिए इतनी इक्विप्ड है या नहीं, ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल बर्थ के लिए, ठीक है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ज़्यादा मतलब केपेबल होना चाहिए उसकी बॉडी को, इसलिए भी एज फैक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट है। देन एक और फैक्टर आता है, जैसे मैंने बोला था कि जैसे एज बढ़ती है, मेनोपॉज का इशू या मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, तो इसकी वजह से जो बॉडी होती है, ठीक है, वो पहले ज़्यादा फर्टाइल होती है, बाद में कम। लेकिन पहले किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो नहीं लेडी कंसीव कर पाई, बाद में जो है उसने IVF करवाया, तो बॉडी एक एज के बाद वैसे भी थोड़ा इनफर्टाइल होती है। इसके वजह से जो इनफर्टिलिटी के इशू बढ़े हुए होते हैं उस एज में, उसके वजह से भी चांस है कि वो कंसीव नहीं कर पाते थ्रू IVF मोड्स। देन लैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन जो बहुत ज़रूरी है एक प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इसकी कमी के कारण एक जो कंसीव हुई प्रेगनेंसी, इसके कारण जो कंसीव हुई प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन के बाद भी उसमें मिसकैरेज के चांसेस इन 2 हार्मोन की वजह से जो है मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो IVF प्रेगनेंसी में ये 2 हार्मोन्स आर्टिफिशियली प्रोवाइड किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन एंड इंजेक्शन, लेकिन पर जैसी बॉडी को रियलाइज़ होता है एम्ब्रियो का, बॉडी खुद भी ये हार्मोन्स धीरे धीरे प्रोड्यूस करने लग जाती है, ठीक है, और बॉडी को करना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन के भरोसे वो प्रेगनेंसी नहीं चल सकती। हाँ, शुरू के मंथ्स में ज़रूर वो चल सकती है, लेकिन लेटर मंथ्स में बॉडी इतनी खुद ही होनी चाहिए। देन लास्ट आता है क्वालिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म भी मैटर करता है। जो हस्बैंड होते हैं, पार्टनर होते हैं, ठीक है, उनका ऐसा नहीं है, वैसे तो कहते हैं कि जो कि मेन हमेशा फर्टाइल रहते हैं, जो कि सच है, क्योंकि वो हमेशा जो है जिनको कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है जो स्पर्म्स जो हैं वो हमेशा प्रोड्यूस करते हैं।
मैक्सिमम इन, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्पर्म है जो हमें चाहिए होती है। वैसे तो आईवीएफ में क्वालिटी ऑफ द स्पर्म बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वुमेन के एग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ क्वालिटी ऑफ स्पर्म भी डिट्रॉइट होती है एक एज के बाद। और अगर आपका फर्दर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।